हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने ये देखा कि एनर्जी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, रिएक्शन कपलिंग क्या होती है और सेल एनर्जी को कैसे मैनेज करता है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ये एटीपी बनता कहाँ से है? और इसी का आंसर शुरू होता है एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज। यानी आज से हम मेटाबॉलिज्म की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में जंप करने से पहले हमें ग्लूकोज की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, अगर कार्बोहाइड्रेट के बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो मेटाबॉलिज्म बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ब्रेन नॉर्मली ग्लूकोज प्रेफर करता है, आरबीसी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ग्लूकोज पर डिपेंड होती है। और जब तुम रोटी, चावल या फ्रूट्स खाते हो, अल्टीमेटली बॉडी उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं, ये बहुत सिंपल है। मोनोसेक्राइड्स यानी कि सिंगल शुगर यूनिट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। दो मोनोसेक्राइड मिल गए तो बन गया डाइसेक्राइड, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और बहुत सारी शुगर्स की यूनिट्स मिलकर बना देती है पॉलीसेक्राइड, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये क्लासिफिकेशन जनरली एमसीक्यू में आता है, लेकिन इजी एमसीक्यूज़ में। अब आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर, और यहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले कायरल कार्बन। डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक समझो। अगर किसी कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो वो कार्बन कायरल कार्बन है। और जितने ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे उतने ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी n जो है वो नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन हैं, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए? 2 की पावर 4, मतलब 16। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अब सबसे कॉमन कन्फ्यूजन डी और एल शुगर का। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्टिकल रोटेशन नहीं बताता है, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। लीनियर शुगर देखो, कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करो। अगर उस कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड है तो शुगर डी शुगर, और अगर लेफ़्ट साइड है तो शुगर एल शुगर। बस इतना ही। प्योर स्ट्रक्चर देखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ लास्ट कायरल कार्बन। और बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डी शुगर से यूज़ करती है। ये भी एक एमसीक्यू फेवरेट है। अब आते हैं रिंग फॉर्मेशन पर। सॉल्यूशन में ग्लूकोज हमेशा लीनियर नहीं रहता, वो अपने आप रिंग बना लेता है। और जैसे ही रिंग बनती है एक नया कायरल कार्बन क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर। ये नंबर ज़रूर याद रखना। अब सबसे फेमस कन्फ्यूजन, इपीमर्स और एनोमर्स। ये हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। पहले आते हैं इपीमर्स पर। डेफिनेशन सिंपल है, 2 शुगर, डिफरेंस सिर्फ एक नॉर्मल कायरल कार्बन पर। एग्जाम्पल ग्लूकोज और मैनोज, डिफरेंस कार्बन नंबर 2 पर आता है, तो मैनोज C2 इपीमर है ग्लूकोज का। सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लूकोज गैलेक्टोज, इसमें डिफरेंस कार्बन नंबर 4 पर आता है, तो गैलेक्टोज C4 इपीमर है ग्लूकोज का। बस ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखना, हर बुक में यही मिलेंगे। अब आते हैं एनोमर्स पर। यहाँ डिफरेंस किसी नॉर्मल कार्बन पर नहीं होता, डिफरेंस होता है एनोमरिक कार्बन पर। अगर एनोमरिक OH डाउन साइड है तो अल्फ़ा, अगर सेम साइड है मतलब CH2OH ग्रुप के सेम साइड पर है तो बीटा। मतलब एक सिंपल सा रूल है, अल्फ़ा में अपोजिट साइड पे और बीटा में सेम साइड पे। अब म्यूटा रोटेशन पर आते हैं। ये नाम बड़ा लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सपोज़ तुमने सिर्फ अल्फ़ा ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स रिंग खोलेंगे, दोबारा बंद होंगे, और कुछ बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी कंटिन्यूस कन्वर्शन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। एंड सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। अगर शुगर के पास फ्री एनोमरिक कार्बन है
तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। इसलिए सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, माल्टोज भी और लैक्टोज भी। लेकिन सुक्रोज, ये CSIR का फेवरेट टॉपिक है, मतलब एग्जाम्पल है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के एनोमेरिक कार्बन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना चुके होते हैं, किसी के पास फ्री एनोमेरिक कार्बन बचता ही नहीं है, इसलिए रिड्यूसिंग में टेस्ट ये देता ही नहीं है पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अभी तक हमने ग्लूकोज की केमिस्ट्री समझी, अब टाइम आ गया है कि हम ग्लूकोज से ATP कैसे बनती है ये समझते हैं, और मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला पाथवे ग्लाइकोलिसिस ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? इसका आंसर याद रखना, साइटोसोल में। माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है, हर सेल ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, और इसी वजह से RBC भी ग्लाइकोलिसिस करके ATP बनाते हैं क्योंकि उनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। अब ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स बनाना और साथ में थोड़ी सी ATP, थोड़ा सा NADH जनरेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, एग्ज़ाम कभी 10 स्टेप्स रटने को नहीं बोलता, कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में याद करती हूँ, इन्वेस्टमेंट फेज़ और पे ऑफ फेज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़ से। नाम ही सब कुछ बता रहा है, यहाँ बॉडी पहले इन्वेस्ट करती है, मतलब ATP खर्च करती है। अभी हम इसकी सारी स्टेप्स तो नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, तो मेन स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ग्लूकोज को फॉस्फेट मिलता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम, या फिर लीवर में रहा तो ग्लूकोकाइनेस, और यहाँ एक ATP खर्च होता है। स्टेप 3 भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और एंजाइम PFK1, और यहाँ भी एक ATP खर्च होता है। तो इन्वेस्टमेंट फेज़ में कंप्लीट होते होते बॉडी टोटल 2 ATP इन्वेस्ट कर चुकी होती है। इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे इसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है नहीं। अब आता है पे ऑफ फेज़। यहाँ से बॉडी अपना प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करती है। सबसे पहले फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 इक्वल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है, और उसके बाद दोनों मॉलिक्यूल सेम पाथवे फॉलो करते हैं, इसलिए बाद के रिएक्शन 2 बार चलती है। ये ATP का कैलकुलेशन सीक्रेट है। सबसे पहला रिवॉर्ड स्टेप 6 पर जाता है। यहाँ एंजाइम है GAPDH, यहीं पर 2 NADH बनते हैं। ये NADH बाद में ETC में जाकर और ATP बनाएंगे। फिलहाल बस याद रखो 2 NADH मिले। अब ATP की बारी। स्टेप 7 और स्टेप 10 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं डायरेक्ट ATP बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी ATP डायरेक्टली रिएक्शन से बन रहा है, ETC की ज़रूरत नहीं है। हर स्टेप 2 ATP जनरेट करता है। क्योंकि रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के साथ चल रही होती है, तो टोटल ATP 4 जनरेट होती है। अब फाइनल इन्वेस्टमेंट में 2 ATP और रिटर्न हमको कितनी मिली? 4 ATP, मतलब नेट प्रॉफिट हुआ 2 ATP का, और साथ में 2 NADH भी। बस यही नंबर्स आपको याद करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो 2 NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और ज़्यादा ATP बनाएंगे। इसलिए एरोबिक कंडीशन में टोटल एनर्जी आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम या RBC में, तब NADH का क्या होगा? बॉडी उसको यूज़ करके पायरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लैक्टेट बनाने का पर्पस ATP बनाना नहीं है, पर्पस है NAD+ को रीजनरेट करना, क्योंकि अगर NAD+ ख़त्म हो गया तो ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगी, और यही कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स पर। 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं और एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। स्टेप 1 हेक्सोकाइनेज वाला, स्टेप 3 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला, और स्टेप 10 पायरूवेट काइनेज वाला। इन तीनों को याद रखना। बाकी स्टेप्स मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स की बात करते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम और कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इस स्टेप के बाद ग्लूकोज का फेट ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है, इसलिए सेल सबसे ज़्यादा रेगुलेशन इसी एंजाइम पर करता है। सोचो अगर सेल के पास ऑलरेडी बहुत एटीपी है और ग्लाइकोलिसिस फिर भी फुल स्पीड से चलती रहे तो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए बॉडी ने कुछ इंटेलिजेंट चेक पॉइंट बना रखे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसको समझने से पहले देखते हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंस है। ये दोनों एंजाइम सेम रिएक्शन करते हैं, दोनों ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। हेक्सोकाइनेज हर टिश्यू में मिलता है, ब्रेन, मसल्स, आरबीसी, ऑलमोस्ट सब जगह। इसकी ग्लूकोज के लिए एफिनिटी जो है वो बहुत हाई होती है, मतलब थोड़ा सा भी ग्लूकोज आ गया तो ये काम स्टार्ट कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्ट इनिबिशन। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है तब हेक्सोकाइनेज स्लो हो जाता है। प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत बन चुका है और बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, ये लीवर और पैनक्रियाज में होता है। इसकी एफिनिटी हेक्सोकाइनेज से कम होती है, मतलब ये तब एक्टिव होता है जब ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो, जैसे खाना खाने के बाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ग्लूकोकाइनेज प्रोडक्ट इनिबिशन शो नहीं करता है। लीवर का काम ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कैप्चर करना है, इसलिए लीवर कंटिन्यूसली ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता रहता है। अब आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसको ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम भी बोलते हैं और ये सेल के एनर्जी स्टेटस को मॉनिटर करता है। सोचो तुम्हारे फ़ोन की बैटरी 100% है, क्या तुम तुरंत चार्जर लगाओगे? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर सेल के पास ऑलरेडी एटीपी बहुत है तो ग्लाइकोलिसिस स्लो हो जाएगी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के इनिबिटर्स में सबसे पहला है एटीपी। ये फीडबैक इनिबिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। हाई एटीपी मतलब एनर्जी अवेलेबल है और ग्लूकोज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सिट्रेट। सिट्रेट टीसीए साइकिल से आता है। अगर सिट्रेट ज़्यादा है मतलब टीसीए साइकिल भी ऑलरेडी फुल चल रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस को भी स्लो करना ज़रूरी है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के एक्टिवेटर्स में सबसे पहला है एएमपी। ये सिग्नल देता है कि एटीपी कम है, एनर्जी अर्जेंटली चाहिए। एटीपी भी सेम ही सिग्नल देता है। और सबसे पावरफुल एक्टिवेटर है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये नाम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन याद रखना ये ग्लाइकोलिसिस का एसिलरेटर है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल बढ़ता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 स्पीड पर काम करने लगता है। ये सीएसआर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पाइरूवेट काइनेज की। ये ग्लाइकोलिसिस का लास्ट इरिवर्सिबल एंजाइम है। जब एनर्जी बहुत होती है एटीपी इसे भी इनिबिट करता है, और जब एनर्जी कम होती है ये एक्टिव रहता है। बॉडी हर जगह सेम प्रिंसिपल फॉलो करती है। हाई एटीपी तो स्टॉप द रिएक्शन, लो एटीपी फॉरवर्ड द रिएक्शन। अब आते हैं इनहिबिटर्स पर। नंबर 1 आर्सिनेट। नाम याद रखना, आर्सिनेट। ये फॉस्फेट जैसा दिखता है और ये GAPDH स्टेप पर फॉस्फेट की जगह घुस जाता है। इससे क्या होता है, पाथवे चलता रहता है, पाइरूवेट भी बन जाता है, लेकिन स्टेप 7 पर जो एटीपी मिलना था वो नहीं मिलता। मतलब ग्लाइकोलिसिस चल रही है लेकिन एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है। नंबर 2 पर आता है आइडोएसीटेट। ये और ज़्यादा डेंजरस है। ये डायरेक्टली GAPDH एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और एंजाइम का एक्टिव साइट वाला साइटीन ये बाइंड कर लेता है। ग्लाइकोलिसिस वहीं रुक जाती है सिस्टीन से बाइंड करने पर। नंबर 3 पर आता है फ्लोराइड। ये हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब का फेवरेट केमिकल है। ये इनिबिट करता है इनोलेज। स्टेप नंबर 9, जब ब्लड सैंपल लिया जाता है उसमें फ्लोराइड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ब्लड सेल्स ग्लूकोज कंज्यूम ना कर पाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्यूरेटली मेजर हो पाए। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बार पूछी जाती है। अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बन गए,
अब क्वेश्चन ये है, क्या पायरुवेट डायरेक्टली टीसी साइकिल में इंटर करता है? तो नहीं, और इसीलिए बॉडी ने एक स्पेशल पाथवे बनाया है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, या सिंपली बोलें तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स। और इसे याद रखना, ये ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बीच का ब्रिज है। सबसे पहले लोकेशन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुई थी? साइटोसोल में। लेकिन टीसीए साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो पायरुवेट को पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा और मैट्रिक्स के अंदर ही पीडीएच कॉम्प्लेक्स काम करता है। पीडीएच करता क्या है? ये पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इसी एसिटाइल कोए की एंट्री होती है टीसीए साइकिल में। इसीलिए अगर पीडीएच ब्लॉक हो गया तो ग्लाइकोलिसिस और टीसीए का कनेक्शन टूट जाएगा। रिएक्शन में क्या होता है? एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, NAD+ को रिड्यूस होकर NADH बना देता है, और बचा हुआ 2 कार्बन फ्रेगमेंट होकर कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर एसिटाइल कोए बनाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये टर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, ये 3 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, और इसी वजह से इसका नाम इतना कॉम्प्लेक्स है। E1 में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, मतलब एंजाइम 1 हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है। इसका काम है पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, और इसका कोफैक्टर है TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, विटामिन B1 से बनता है। एंजाइम सेकेंड है डाइहाइड्रोलिपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट को कोएंजाइम ए तक ट्रांसफ़र करता है, और इसके 2 कोफैक्टर्स हैं, लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए। एंजाइम थर्ड है डाइहाइड्रोलिपोलाइल डाइहाइड्रोजिनेस, ये लिपोइक एसिड को रीजनरेट करता है, और इसके कोफैक्टर्स है FAD और NAD+। तो टोटल कितने कोफैक्टर्स हुए? 5। TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, FAD, NAD+। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है, टेंडर लविंग केयर फॉर नैन्सी। T से TPP, L से लिपोइक एसिड, C से कोएंजाइम ए, F से FAD एंड N से NAD+। ये ट्रिक अगर एक बार याद हो गई तो कोफैक्टर्स कभी भी नहीं भूलोगे। अब आते हैं रेगुलेशन पर। बॉडी अननेसेसरी एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाना चाहती है, इसलिए पीडीएच भी रेगुलेट होता है। जब सेल के पास ऑलरेडी ATP, NADH, एसिटाइल कोए ज़्यादा है तो पीडीएच स्लो हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, ऑलरेडी एनर्जी बहुत है और फ्यूल को प्रोसेस मत ही करो तो अच्छा है। और जब ADP ज़्यादा हो, पायरुवेट ज़्यादा हो, तो पीडीएच एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब आता है फेवरेट टॉक्सिन, ध्यान से सुनना। पहले हमने पढ़ा था आर्सेनेट, ये ग्लाइकोलिसिस में इंटरफेयर करता था, लेकिन अभी है आर्सेनाइट, दोनों अलग अलग है। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आर्सेनाइट ये डायरेक्टली बाइंड करता है लिपोइक एसिड के साथ में, और लिपोइक एसिड किस एंजाइम का कोफैक्टर है? एंजाइम सेकेंड। बस, तो जैसे ही लिपोइक एसिड ब्लॉक हुआ पूरा पीडीएच रुक जाएगा और एसिटाइल कोए बनना बंद। एक और क्लिनिकल पॉइंट है, अगर बॉडी में विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाए तो TPP कम बनेगा और पीडीएच प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसी वजह से पायरुवेट एक्यूमुलेट होने लगता है और लैक्टेट भी बढ़ने लगता है। ये कॉन्सेप्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अभी के लिए आप इसको ही रिवाइज करना, इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस लगाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे TCA साइकिल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।